हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 12th हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम मैथ्स का हो चुका है और आज के लेक्चर में मैं आपको उन सभी कोड का बारी बारी से सॉल्यूशन करवाने जा रही हूं। तो पहले हम सेट ए को लेकर चलेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम पेपर काफ़ी टफ़ था, तो मैं कहूँगी कि पेपर लेंथी था वास्तव में, कैलकुलेशंस भी लंबी हैं तो, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं होता। और मैंने जब भी रिवीजन लेक्चर बनाया तो मैंने ये कहा था साथ में कि आप एग्ज़ामिनर के मूड को जज नहीं कर सकते, किस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है भाई, तो पास मार्क्स तो आपके बहुत आराम से आ जाएं, लेकिन अगर हम पूरा स्कोर करना है तो एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना होता है। तो देखिए, अब मैं शुरू करूँगी आज सेट ए का, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर्स थोड़े भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं तो आप अपने जूनियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत से बच्चे एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जो कि मेरी मेहनत के साथ एक न्याय नहीं कहा जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो आपके बाद 12th में आने वाले हैं, अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो। ठीक है बेटा, तो बहुत मेहनत लगती है एक छोटे से लेक्चर को बनाने में। जितनी देर में एक लेक्चर 40 मिनट का अपलोड होता है, उतनी देर में 40 मिनट की 3 क्लासेस हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दें कि भाई मेहनत हो रही है तो उसके लिए एक छोटा सा शेयर और सब्सक्राइब आपका ज़रूर बनता है, आपका उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ सेट ए। देख लीजिए, एनुअल 2023 इंस्ट्रक्शंस वही होती हैं जो आपकी पिछले सभी पेपर्स में आई हुई हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम में है, तो मैं इसको इंग्लिश मीडियम से लेकर चलूँगी। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए एक सेट है। देखो, 1 नंबर का है तो ज़्यादा डिटेल में हमने करना नहीं था, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ए वो सेट है जिसमें सारे रियल्स हैं 3 को छोड़कर, बी वो सेट है जिसमें सारे रियल्स हैं 1 को छोड़कर, और एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है x - 2 बाई x - 3 ए से बी तक। आपने 1 1 और ऑन टू देखना, 1 1 ऑन टू नाइदर है, 1 1 है, मैनी 1 है, मतलब मेन यही चीज़ें आपने चेक करनी है। क्लियर? तो 1 1 के लिए आपको एक ही बात मैंने बताई थी कि x1 x2 दो एलिमेंट्स ऐसे ले लो कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये हो जाएगा x1 - 2 बाई x1 - 3 इज इक्वल टू, देखो ये वैसे तो 1 1 है, मैंने बोला था लीनियर फंक्शन हो तो ऑलवेज 1 1 होता है, ये हिंट भी मैंने आपको दिया था, तो आपको आंख बंद करके ये क्वेश्चन कर देना था। और ऑन टू भी x1 x2 - 2x2, फिर हो जाएगा -3x1 और +6, इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x1 x2 -2x1 -3x2 +6, 6 और ये आपस में कट जाएंगे। x2 को इधर लाओगे, देखो इसको इधर लाओगे तो ये x2 बनेगा, और इसको इधर ले जाओगे तो x1। इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 है। और जहाँ तक ऑन टू की बात है, लंबा पड़ेगा तो आपको डायरेक्ट कर आना था कि ये ऑन टू है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। और ये मैंने बोला था कि इन पे तो आप ध्यान ही मत देना हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स, ये तो मैं लेंथी 2 मार्क्स के लिए आपको समझा रही हूँ। ऑन टू के लिए हम क्या लेते थे कि अगर y b को बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्री इमेज हम x मान लेते थे कि एफ एक्स वाई है। अब आपने क्या दिखाना है कि ये जो x है ना, ये इसको बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x - 2 बाई x - 3 इज इक्वल टू वाई, x - 2 इज इक्वल टू xy - 3y। आप इसको x के लिए इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा x इंटू 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y, और x की वैल्यू 2 - 3y बाई 1 - y आ जाएगी, जहाँ y b को बिलोंग कर रहा है। जब y b को बिलोंग कर रहा है तो y 1 के इक्वल तो है नहीं, y 1 के इक्वल नहीं है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल। तो x एक रियल नंबर हो गया। हमने x क्या दिखाना था कि a में बिलोंग कर रहा है, a में वो एलिमेंट्स है जो 3 नहीं है, तो ये वैल्यू 3 नहीं हो सकती। आप इसको रख के भी देख लो मन में, मतलब अलग से रख के देखो तो 2 - 3y इज इक्वल टू 3 - 3y करोगे तो 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सपोजिशन रॉन्ग है, यानी कि ये जो नंबर है ये r - 3 के इक्वल नहीं है, r - 3 को बिलोंग कर रहा है। r - 3 कौन सा सेट है, a, तो ये एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है। तो y की जो प्री इमेज x हमने ली थी वो a को बिलोंग कर गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। ये लेंथी वे में समझाया है,
मैंने आपको बोल दिया था कि लीनियर फंक्शन जब भी आ जाए तो थोड़ा ऑन टू पे थोड़ा ध्यान दे देना, वरना आंख बंद करके आपने इसको लिख देना है। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जिन बच्चों की पकड़ नहीं होगी तो उन बेचारों को दिक्कत हुई होगी, मैं मान सकती हूँ। सेकंड पे आ जाओ, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस को टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 की प्रिंसिपल वैल्यू। पहली वैल्यू बिल्कुल आसान है, टेंजेंट इनवर्स √3, और ये टेंजेंट इनवर्स √3 60 पे होती है, 60 का मतलब π/3, और इसको अगर थीटा लेते हो तो कोटेंजेंट थीटा आएगा -√3, यानी माइनस कोटेंजेंट π/6, और कोटेंजेंट की जो इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई होती है, तो इसको आपको लेना पड़ेगा पाई माइनस π/6, घटाओगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 π/6, 2 पाई, और ये आ जाएगा -3 π/6, यानी कि माइनस का π/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप अपनी इसमें से देख लेना। थर्ड पे आ जाओ, ये इजी है। ये रहा, ए है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो ए डैश ए आपने बताना था। ए डैश ए मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ। ए डैश बनेगा ऐसे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ए डैश बनेगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ए बनेगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी थी, कोस को कोस से करोगे कोस स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। कोस गुणा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन कोस अल्फ़ा 0। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेपर में कैसे करना था, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। कोस को कोस से अब लिखने में टाइम लगाओगे तो बहुत लगेगा, माइनस माइनस, और ये क्वेश्चन तो बाहर से नहीं है ना, ये वाला बाहर से है ना, ये वाला, ये थोड़ा लेंथी है एक नंबर के हिसाब से भी, आपको हो सकता है आपने इसकी प्रैक्टिस ना की हो। बाकी ये वाला है आपकी NCERT में से ही एक्सरसाइज का ही 10th क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो देखो ये आ गया, और इसको इससे करोगे, इसको इससे 0 और 1, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और आइडेंटिटी का आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, इस पे आ जाओ। फोर्थ पे ये दे रखा है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगी फोर्थ के लिए। पेपर को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, ये देखो इस रो से एक्सपेंड करेंगे, 0 इंटू कुछ भी आएगा 0 -1, ये कॉलम और ये रो गया 0 माइनस, दोनों प्लस हैं, माइनस से प्लस होके माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस का 2, तो ये रो और ये कॉलम गया तो -3 आ जाएगा, ये +6 -6, आपका आंसर 0 आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन, ये फंक्शन दे रखा है, सतत मीन्स कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट पेज पर अगर मैं ले जाऊँ, ये कहता है कि f(x) इज ए फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको पुट कर लेना, तो 2 पे वैल्यू, देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट इक्वल होंगी, तो पहला ब्रेक 2 पे आ रहा है, तो 2 पे लेफ्ट लिमिट और 2 पे राइट लिमिट, तो 2 पे राइट लिमिट निकालने के लिए यहाँ आपने 2 रखना है, तो ये बनेगा 2a + b। ये सब मैंने कराया जब मैंने हिंट्स आपको दिए भी हैं, और लेफ्ट लिमिट हो जाएगी 5, यहाँ 10 रखो तो 10a + b = 21। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो, -8a = -16, a की वैल्यू 2 आ गई, इधर पुट कर दो, 2 2 जा 4 + b = 5, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू 1, A2B1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। बेटा जी मैंने बोला था जहाँ इंक्रीजिंग आ जाए वहाँ डिफ्रेंशिएशन है, एट दिस रेट। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है का मतलब dr/dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब रेडियस 10 है तो एरिया क्या है, πr², डिफ्रेंशिएट कर दो, dA/dt = 2πr dr/dt। dr/dt की वैल्यू आपके सामने 3 है, यहाँ 3 रख दो, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6πr, और r की वैल्यू लास्ट में कितनी है, 10, यहाँ 10 रख दो तो 10 6 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। इसके लिए कोई ऑप्शन आपको गिवन नहीं है, देख लीजिए। 7वें पे आ जाइए, 7th पे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट।
भाई कर्व क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, 2 से ये कट गया, y डैश आ गया 2a बाई वाई, स्लोप आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे स्लोप निकालना, ये x की वैल्यू ये है और y की ये है, तो इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू पुट करने के लिए कोई जगह नहीं है, y की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 1/t आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाय कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल बेटा जी, बहुत ही सिंपल। साइन कोस में आप इसको बदल लो, ऊपर वाला हो जाएगा 1 कोस स्क्वेयर एक्स, नीचे वाला हो जाएगा 1 साइन, ऊपर ले जाओ तो साइन स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वेयर नीचे, ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। टेंजेंट की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन इसे सीकेंड स्क्वेयर एक्स -1 लिख सकते हो। सीकेंड स्क्वेयर की टेंजेंट एक्स -x प्लस सी, ये आपका 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना x cos 2x dx, बहुत आसान सा है। u इंटू वी का बाय पार्ट्स का लग जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, आईलेट का रूल आपको बताया था। तो ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज 1 नंबर का है, बार बार लिखना नहीं है। सेकंड की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x/2 माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी साइन 2x/2 dx। इसको उठा के एक बार फिर कर दो, बाय 2 साइन की ना माइनस होती है, तो माइनस पहले से एक और माइनस प्लस कोस 2x/4 प्लस सी, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। 10th पे आ जाओ, ये है भाई 10th क्वेश्चन। इसकी हिंदी में है, ये इंग्लिश में। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। भाई देखो, एक एक नंबर के तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कमांड थी तो आप आसानी से कर सकते थे, प्रैक्टिस में तो कमी नहीं छोड़ दी आप बच्चों ने। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। y डैश ए साइन की होती है डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x जमा भी, ठीक है। अब इसको उठा के एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर रही हूँ भाई मैं, सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर रही, तो प्लस आएगा। और y डबल डैश कोस की होती है माइनस a साइन x प्लस बी, ये जो वैल्यू है यहाँ से देखो तो y के इक्वल है, ये हो गई -y, y को इधर ले आओ तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y टेंजेंट x। वेरिएबल्स सेपरेबल का एग्जाम्पल है, y को लेफ्ट में ले आओ, dx को राइट में ले जाओ, ये हो गया log y, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस क्या प्लस का ले लो, log सीकेंट x प्लस log c, log m प्लस n, log mn हो जाएगा, सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय c, log से log कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी c इंटू सीकेंट x। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, बहुत सिंपल। बार बार इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट डे ही मैंने वीडियो डाली थी और दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ई की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, एफ की 3/10 है। ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहले इसी बात को पकड़ो। जब ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो एक बात मैंने बताई थी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट है भाई 9/50। अब ई यूनियन एफ आपने निकालनी है, तो ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। 10 3 जा 30, ये 15 -30 और 15 में से 9 के 6, 36/50, 36/50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 13th पे आ जाओ भाई, 13th वाला भी मैंने कराया था। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो मैंने बोला था इसको n ले लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 4 टाइम्स। देखो n 6 है, r हमारा 4 है, ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर p लेते हो तो 1/2 है, और इवन की भी, क्योंकि ऑड कितने होते हैं 1 3 5। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r यूज करना था, NCR, क्योंकि n माइनस आर पी की r की जगह 4 रखना था, 6 C4, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है,
तो दोनों मिलके 1/2 की पावर 6 बन जानी थी। इसको सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये बनेगा 1/32। 6 5 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 से 4 कट गया, 2 3 जा 3 5 जा 15/32। 1/2 की पावर 6 भाई 32 नहीं होता, सॉरी 64 होता है, तो 64 आएगा यहाँ पे। आपका जो आंसर है वो 15/64 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेरिएंस। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है दो तरह से, आप कई तरह से लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर बाय एन माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वेयर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और कई लोग इसको एन नहीं लेते, सिग्मा पी आई ही ले लेते, तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख के आ सकते हो। अब हम चलते हैं 15 पे। यूनिट वेक्टर है कोई जो आई यानी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, जे के साथ ये थीटा के साथ, तो थीटा की वैल्यू निकालो। अरे अल्फ़ा, मेरी बात सुनो, अल्फ़ा π/3 है, बीटा π/4 है और गामा थीटा है। यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो हमें पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा, और ये 1 होता है तो ये अल्फ़ा की जगह π/3 रखो, कोस π/3 कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। बीटा की जगह π/4 रखो, कोस 45 होता है 1/√2 का, और गामा की जगह रख दो थीटा। 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3/4 आएगा, 3/4 को राइट में ले जाओगे तो 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 आएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा 1/4 है तो कोस थीटा एक्यूट एंगल के लिए 1/2, और 1/2 कोस की वैल्यू होती है हमारी 60 पर, तो ये कितना आ जाएगा π/3 वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। भाई देखो दो प्लेन की, अभी मैं 3D कंप्लीट ही करा रही हूँ मेरे चैनल पर, तो उसमें भी मैंने बताया, और रिवीजन वीडियोस में भी मैंने बताया है कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो पहला नॉर्मल वेक्टर हो गया 2i + j + 3 के, वैसे ही समझा रही हूँ मैं। दूसरा नॉर्मल वेक्टर हो गया i - 2j। इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, क्या होगा n1 डॉट n2, तो 2 घटा 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नीचे आएगा n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का। जब ऊपर 0 आ गया, नीचे कोई नॉन जीरो नंबर ही आना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता। मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वेक्टर 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू जब 0 आई तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये आपके सेट ए के एक नंबर के क्वेश्चन आंसर थे। अब मैं जल्दी से आपको सेक्शन बी यानी 2 मार्क्स के और बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है वैसे एग्जाम में। एफ एक्स फंक्शन है, R2R FX ही है, तो FOF भी निकालना और F इनवर्स भी निकालना है। तो भाई देखो समझो इसको, FX है 3 माइनस x³ की पावर 1/3, तो FOF x का मतलब है F ऑफ FX। F ऑफ FX की जगह आपने रखना था 3 माइनस x³ की पावर 1/3। ठीक है, और अब इस वैल्यू को यहाँ रखना है आपने, तो 3 माइनस इस पूरी वैल्यू का क्यूब यानी 3 माइनस x³ की पावर 1/3 का क्यूब, और पूरे के बाहर पावर 1/3। ठीक है, F ऑफ FX, तो ये तो FX हो गया। अब अगर मान लो F ऑफ 5 निकालना होता तो यहाँ 5 रखते ना, F ऑफ 10 निकालना होता तो यहाँ 10 रखते ना, तो F ऑफ ये निकालना है तो यहाँ पर इसको रखोगे x की जगह, तो ये सारा रखा, x के ऊपर पावर 3 थी तो वो यहाँ आ गई, और पूरी ब्रैकेट पे पावर 1/3 थी वो बाहर आ गई। अब इसको एनालाइज करो, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, केवल ये बचेगा, और माइनस अंदर कुछ नहीं बचा, पावर 1 बची, तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का x³ पूरी ब्रैकेट के बाहर 1/3 कैंसिल हो गया, अंदर x³ बाहर 1/3 x आ गया। तो ये तो आपका FOF हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉम्पोजिशन में आता है कि अगर FOG
या GOF आइडेंटिटी हो तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसने कहा एफ इन्वर्स निकालो, इसने कहा एफ इन्वर्स निकालो। तो क्योंकि FOFX एक्स के इक्वल आ रहा है यानी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ का इन्वर्स भी ये अपने आप ही हो जाएगा। इतनी सी बात थी, ठीक है। 18वें पे आ जाओ, 2 नंबर का ही है। शो दैट टेंजेंट इन्वर्स एक्स बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। लगभग आइडिया ना आपको यहीं से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि रफ में देखो, साइन इन्वर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू थीटा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आइडिया मैंने यहाँ से लिया है, लेकिन इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको ना पुट कर दो ए साइन थीटा बाय ए स्क्वेयर माइनस ए, देखो एक्स स्क्वेयर की जगह ये रखोगे तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट। अब ये हो गया टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा। यहाँ से ए स्क्वेयर को बाहर लोगे, अंडर रूट से बाहर ए आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये बनेगा कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर का अंडर रूट बनेगा कोस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ए कोस थीटा कट गया, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, इनवर्स से टेंजेंट कट के थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। 19th तो वैसे ही वर्बल ही करवाऊंगी मैं, ए बी बिल्कुल डायरेक्ट कराऊंगी भाई इस रो को इस कॉलम से। तो देखो 2 2 जा 4 माइनस 12 प्लस 8, इस रो को इस कॉलम से 2 माइनस 15 प्लस, गलत कर दिया नहीं ठीक किया, -1 को 2 से करेंगे -2 प्लस 8 प्लस 6 और भाई -1 प्लस 10 प्लस 9। सोल्व कर दो, 8 और 4 12, 0, 12 और 2 14 में से 15 -1, 8 और 6 14 में से 2 गए 12, 10 और 9 19 में से 1 गए 18। ये 19th क्वेश्चन था हमारा। देखो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी NCERT से है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपने शो करना है कि डिटर्मिनेंट 0 है। आपने इसको ओपन नहीं करना है, आप इसको ओपन मत करने लग जाना। ये देखो 1 1 1 BC CA AB, इसको खोल लो, AB जमा AC इसको खोल लो, BC जमा BA इसको खोल लो, CA जमा AB, C1 जमा C2 कर दो, नहीं C2 जमा C3 कर दो, इन दोनों को जोड़ लो। तो ये क्या बनेगा 1 1 1। देखो AB BC AC, AB जमा BC जमा AC, AB BC AC, AB प्लस BC प्लस AC और AB प्लस BC प्लस AC, और ये कॉलम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। मैं लिख नहीं रही हूँ भाई, ठीक है। इसको कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन लोगे तो ये तो 1 1 1 है, ये भी 1 1 1 और थर्ड कॉलम यहाँ, 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो ये बाय प्रॉपर्टी 0 आ जाएगा। 21 fx एक्स की पावर cos x f डैश एक्स आपने निकालना है। बार बार मैंने बताया था x की पावर में x है तो दोनों तरफ log लेना है, मैं इसको y नाम दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई log y, यहाँ log ले हो तो log ऑफ x की पावर cos x, cos x आगे आ गया log x, डिफ्रेंशिएशन कर दो 1 बाय y y डैश, cos x एज इट इज़ log x की 1 बाय x, log x एज इट इज़ cos x की माइनस साइन x, y को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा cos x बाय x माइनस log x इंटू साइन x, y की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पुट करना है, cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, dy बाई dx निकालो। तो cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको ना टेंजेंट थीटा पुट कर दो, x को भैया टेंजेंट थीटा पुट कर दो। तो cos इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कोस का नहीं भैया साइन का हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन को कोस में बदल लो, कैसे, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ये बन गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से
थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। हो गया क्वेश्चन। π/2 माइनस इस थीटा की जगह लगा दो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन करो 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 0 को हटा देना। 23वें पे आ जाओ। ये तो वर्बल है भैया। 23rd क्वेश्चन तो बिल्कुल वर्बल है। फॉर्मूला 1 ही मिनट का था, लेकिन आप चाहो तो पुट कर लेते एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 को z पुट कर लो, तो 2x प्लस 3 dx dz बन गया। तो ये ऊपर तो dz आ गया, नीचे z 1/z dz log mod z जमा c, z की वैल्यू रिप्लेस कर दो x। भाई ये तो बहुत आसान है, ये वाला सेट तो जो मुझे लग रहा है ये है भाई 0 to a वाला लगेगा। 0 to π/2 sin 4x बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x। तो देखो i क्या है, 0 to 90 साइन 4x साइन 4x कॉस 4x। ये भी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन श्योरली आएगा। ये आइडेंटिटी होती है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a माइनस x) dx। तो यहाँ क्या करो, हर जगह ना पाई माइनस एक्स रख दो। 2 नंबर में एक्सप्लेन करके आना था आपने थोड़ा सा, जितना मैं कर रही हूँ इतना में भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और एक बात और बता दूँ, अगर आपने थोड़ा किया है थोड़ा रह गया तो आपको अलग अलग उसके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा cos 4, ये cos में बदल जाएगा, ये साइन में π/2 माइनस एक्स नहीं भाई, cos 4x साइन 4x और cos 4x, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2i। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने करा लिए। 0 to π/2, नीचे ये डिनोमिनेटर, ऊपर कट के सारा क्या बन जाएगा, केवल 1 बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, x की हो जाएगी π/2 माइनस 0 यानी π/2। i की वैल्यू निकालनी है, 2 को नीचे ले आओ तो आपका आंसर π/4 आ जाएगा। अगला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भाई लीनियर है, dy/dx प्लस y इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। इसको आपने कंपेयर करना था dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो y का जो कोफिशिएंट है वो तो p है, राइट साइड में q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी सीकेंट एक्स dx। और सीकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट एक्स की होती है लॉग ऑफ मोड। ये थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा, लेकिन ये मैंने कराया था रिवीजन वीडियोस में। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो भैया ई से लॉग कट जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन प्लस c। तो y के ब्रैकेट में तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। q की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट एक्स इंटीग्रेटिंग की कितनी है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पूरे की इंटीग्रेशन। बहुत आसान है, मेरी बात सुनो। इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। टेंजेंट स्क्वायर की अभी पीछे इसी पेपर में आया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो तो बन जाएगी हमारी सीकेंट एक्स। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात भाई। सीकेंट एक्स टेंजेंट, सीकेंट का जो डेरिवेटिव वो ये होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। टेंजेंट स्क्वायर को लिख देना सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो डेरिवेटिव हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये टर्म आ जाएगी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने रिवीजन वीडियोज़ में भी कराया था। और सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाई। तो भाई जब तुम पासे को उसको डाई को थ्रो करोगे अनबाइज्ड डाई को, तो क्या क्या नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो ले लो x,
और यहाँ ले लो पी एक्स। तो डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, और सब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। इसको नाम देते थे पी आई, एक कॉलम और बनाते थे पी आई एक्स आई। तो 1/6, 1/6 को 2 से करोगे 2/6, मैं कट नहीं करूँगी, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 ऐसे लेना था। वैसे तो ये मुझे वर्टिकल, तो सिग्मा कर दो पी आई एक्स आई का। ऊपर देखो अब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, 6 और 5 11 और 4 15, 3 18, 19 20 और 1 21। और ये सिग्मा पी आई ऑलवेज आपका कितना आता है, 1 आता है। तो मीन जो हमारा होता था वो फॉर्मूला क्या होता था, केवल ये है सिग्मा पी आई एक्स आई 21/6 यानी कि 7/2। तो आज मैं केवल सेक्शन ए और बी कराऊंगी, सेक्शन सी और डी को अगले लेक्चर में करेंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर को शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।